अप्रैल 2010 दिल्ली का मायापुरी इलाका, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा कबाड़ का आयात और निर्यात करने का कारखाना है, वहाँ पर ना सिर्फ इंडिया का कबाड़ इकट्ठा होता है बल्कि दूसरे देशों से भी कबाड़ को वहाँ पर लाया जाता है। और इसी कबाड़ के बीच में बैठा था एक खतरनाक कातिल जिसको किसी ने नहीं पहचाना, और वो कातिल अब एक एक करके सबकी जान लेने वाला था। लेकिन उस कातिल के बारे में किसी को नहीं पता था कि वो कातिल कौन है और उसका आकार कैसा है। लेकिन वो उस कबाड़ के ढेर में छुपा बैठा था। मौका मिलते ही उसने लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी चपेट में 7 लोग आए। और इसी की वजह से आज ये स्टोरी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ था, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। कहानी की शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी से होती है, जहां पर 1970 में एटॉमिक एनर्जी कनाडा लिमिटेड कंपनी से इरेडिएशन चैम्बर खरीदा जाता है। इसको इस यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाने के लिए लाया गया था, ताकि इसके द्वारा बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाया जा सके और इसके अंदर जो कुछ है उसके बारे में भी बच्चों को अच्छी तरह बता सके। और 1985 आते आते ये चैम्बर ऐसे ही वहाँ पर पड़ा रहता है। इसके ऊपर धूल जमना शुरू हो जाती है, लेकिन इसका कोई भी यूज़ नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक फैसला लिया कि इसको वो कबाड़ में बेच देंगे। और इसी वजह से वो जा पहुँचे दिल्ली के मायापुरी इलाके में, जहाँ पर इंडिया की सबसे बड़ी कबाड़ की मार्केट है। वहाँ पर ना सिर्फ इंडिया का कबाड़ इकट्ठा होता है बल्कि बाहर देशों से भी वहाँ पर कबाड़ आता है। अब इस कबाड़ के बाजार में एक भोला सिंह की भी दुकान थी। अब उन्होंने यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने भोला सिंह से बात की और इस चैम्बर को उसको बेच दिया। और इसकी कीमत उन्होंने 1.5 लाख रुपए बताई। 1.5 लाख रुपए में भोला इस चैम्बर को अपनी दुकान पर ले गया और वहाँ पर जाकर उसने इसको खोलने का काम शुरू कर दिया। यानी कि अब धीरे धीरे वो इसको खोल रहा था और उसने खोलकर इसके अंदर से जो भी लोहे की ज़रूरी चीज़ें थी उनको बाहर निकाल लिया, जिसके बाद उसने इस चैम्बर को आगे सप्लाई कर दिया। उसने अब इसको वहीं पर बनी एक दुकान दीपक जैन की दुकान पर इसे सेल कर दिया था। अब दीपक जैन ने इस चैम्बर को अपने हवाले ले लिया था और अब उसने इसको खोलने का काम शुरू कर दिया। अब वो सोच रहे थे कि वो इससे कुछ ऐसा निकाल पाएंगे जो उन्होंने आज तक कभी नहीं निकाला, और वो चीज़ उनके लिए आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। और जो ये चैम्बर था ये कोई आम चैम्बर नहीं था, बल्कि ये गामा सेल इरेडिएटर था, जिसके अंदर कोबाल्ट 60 इंटरनली फिट किया गया था। उस कोबाल्ट 60 की जो रेडिएशन थी वो बाहर ना आ जाए, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ लोहे की मोटी मोटी चादरें चढ़ाई गई थी, और जिसकी वजह से अब इसको डिसमेंटल करने का काम यहाँ पर चल रहा था। बाकी का सामान तो हरचरण सिंह भोला ने अपनी शॉप पर निकाल लिया था। बाकी का बचा कुचा माल अब इस दीपक जैन को निकालना था। लेकिन वो इस खतरे से अनजान थे कि इसके अंदर कोबाल्ट 60 नाम का एक कातिल छुपा बैठा है और वो अपना डिसमेंटल का काम जारी रखते हैं। और उन्होंने उस चैम्बर को थोड़ी सी देर में ही पूरी तरह से खोल दिया था और अब उनके सामने था कोबाल्ट 60, जिससे वो बिल्कुल ही अनजान थे। अब उन्होंने कोबाल्ट 60 के 11 पीसीस कर लिए थे। अब उनको 11 हिस्सों में अलग अलग कर लिया गया था। और जब उन्होंने कोबाल्ट 60 को देखा उसकी तरफ वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि उसके अंदर पेंसिल जैसे बहुत सारे पार्ट मिल रहे थे जो कि मेटल से बने थे। लेकिन उन्होंने ऐसा मेटल कभी भी नहीं देखा था अपनी पूरी ज़िंदगी में। अब वो सोच रहे थे कि ये मेटल बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा, जिसकी वजह से वो उसे अपने पास रख लेते हैं।
और साथ में एक वर्कर ने उस पेंसिल को तोड़ भी दिया था और उसके अंदर से एक सेल जितना स्लैग निकला और ऐसे ही 7 स्लैग से एक ये पेंसिल बना करती और ऐसी ऐसी पेंसिल इनको बहुत सारी मिल गई थी। अब ये सोच रहे थे कि इनको अब ये संभाल के रखेंगे। दीपक जैन ने वो पेंसिल उठाई और अपने घर पर ले जाकर एक अलमारी में रख दी और साथ में एक वर्कर ने वो स्लैग निकाल कर अपने पर्स में रख लिया। लेकिन वो इस खतरे से अनजान थे कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब वो सीधे सीधे इस रेडिएशन के संपर्क में आ चुके थे जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली थी। ये रेडिएशन पूरे शरीर को ख़त्म कर सकती है, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। और फिर धीरे धीरे कोबाल्ट 60 ने अपना जादू दिखाना शुरू किया और अब जितने भी उसके वर्कर थे, यानी कि उसके 5 वर्कर उसको डिसमेंटल करने का काम कर रहे थे और 2 ओनर दीपक जैन और अजय जैन, ये 2 उस शॉप के ओनर थे। जिसके बाद अब जो कोबाल्ट 60 था वो अपना असर करना शुरू करता है और इन सारे वर्करों के और दीपक जैन और अजय जैन के शरीर में इस चीज़ का असर देखा जाने लगा। क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा था दीपक जैन और बाकी वर्करों के बाल उड़ना शुरू हो गए, साथ में उनके हाथों में भी सूजन आ गई थी, उनकी उल्टियाँ लगना शुरू हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। वो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो गए। वहाँ पर उनका चेकअप किया गया, लेकिन डॉक्टरों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इसके चलते ही 7 अप्रैल 2010 सुबह सुबह दिल्ली एम्स हॉस्पिटल ने एक मैसेज किया जो कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के पास किया गया था। और उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि हमारे पास एक पेशेंट आया है जिसका नाम राजेंद्र है और ये दिल्ली के मायापुरी इलाके में जो कबाड़ का मार्केट है वहाँ पर काम करता है और इसकी जो हालत है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये रेडिएशन के चपेट में आया है और हमें इस बारे में पूरी तरह से नहीं पता है, इसलिए आप यहाँ पर आएँ और इसकी जांच करें। और ये राजेंद्र और कोई नहीं, वहाँ पर काम करने वाला एक वर्कर था जो कि अजय और दीपक की दुकान पर काम किया करता। उन्हीं के साथ इसने लास्ट में उस चैम्बर को डिसमेंटल करने का काम किया था, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा देर तक ये उसके पास रहा था, यानी कि कोबाल्ट 60 के पास सबसे लेट तक रहने वाला ये राजेंद्र शख्स था। और इसी की वजह से ये अब इस हॉस्पिटल में एडमिट था और बाकी के लोग भी अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट थे। और फिर इससे अगले दिन 8 अप्रैल 2010 को वहाँ की टीम को दिल्ली के मायापुरी इलाके में भेजा गया। वो अपने पूरे औजारों के साथ वहाँ पर पहुँचे थे जिससे वो पता लगा सके कि यहाँ पर सच में कोई रेडिएशन है या नहीं। जिसके बाद वो अपना काम शुरू कर देते हैं, अपने औजार निकाल कर वो पूरे मार्केट में घूमना शुरू कर देते हैं। और साथ में दिल्ली पुलिस भी वहाँ आ चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने पूरे के पूरे यार्ड को, यानी कि पूरे के पूरे मार्केट को ब्लॉक कर दिया था ताकि उसके अंदर कोई भी शख्स ना जा सके और ये टीम अपना अच्छे से काम कर सके। अब जो वहाँ पर टीम पहुँची थी वो दीपक जैन की शॉप पर जाती है। वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स निकाले और वहाँ पर वो जांच करने लगे और वहाँ के बहुत सारे इलाकों में रेडिएशन लेवल अलग अलग देखा गया जो कि 0.25 से लेकर 45 माइक्रो सीवी पर आवर था, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई था, जिसे देखकर ये टीम भी चौंक चुकी थी कि यहाँ पर ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से इतना सारा रेडिएशन यहाँ पर फैला हुआ है। और ये ऑपरेशन 8 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक 3 भागों में चलाया गया था। और जब ये ऑपरेशन वहाँ पर चलाया जाता है उसके दौरान वहाँ पर कोबाल्ट 60 की 4 पेंसिल मिलती हैं और 3 बड़े बड़े बैग मिलते हैं जो कि रेडिएशन से पूरी तरह से भरे हुए थे। और एक ड्राम भरकर स्क्रैप मिलता है जिसके अंदर इरेडिएशन के छोटे मोटे टुकड़े रखे गए थे। और जो भी इन्होंने यहाँ से रिकवर किया था, यानी कि जितना भी ये कोबाल्ट 60 को इन्होंने रिकवर किया था, इसको सेफली वहाँ की डिस्पोज एजेंसियों को भेज दिया गया ताकि उनकी अच्छी तरीके से जांच हो सके। और इस दौरान 26 अप्रैल 2010 को राजेंद्र नाम के वर्कर की दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में मौत हो गई। मौत का काम था, शरीर के सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया था
और रेडिएशन की वजह से होने वाली मौत में ये इंडिया की सबसे पहली मौत थी। और दूसरी तरफ दीपक, अजय और बाकी के वर्कर हॉस्पिटल के अंदर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए इंजर्ड हो गए थे। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये कोबाल्ट 60 आता कहाँ से है, क्या इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता या इसका क्या काम होता है। ये ऐसे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि कोबाल्ट 60 ऐसे तो बहुत काम की चीज़ है। इसे बहुत सारे हॉस्पिटल में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इससे कैंसर का इलाज किया जाता है। साथ में रेडियोथेरेपी में भी इसको यूज़ किया जाता है और इसी वजह से कोबाल्ट 60 हॉस्पिटल में भी मिलता है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखने वाली चीज़ है, इसको ऐसे कहीं पर भी नहीं रख सकते। और साथ में ये कैसे पैदा हुआ, ये कहीं आसमान से धरती पर नहीं आया, बल्कि वैज्ञानिकों ने ही इसे बनाया है। केमिकल रिएक्शनों की वजह से कोबाल्ट 60 का जन्म होता है और इसको बड़ा सेफली रखा जाता है। और जब तक इसको सेफली रखा जाए और इसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तब तक तो ये इंसानों के लिए वरदान है। और जब थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए, उसके बाद ये हवा में छुपी एक ऐसी मौत है जिसको कोई भी नहीं देख पाता। और यहाँ पर लापरवाही करने से मेरा मतलब है कि अगर कोबाल्ट 60 किसी मेडिकल रिसर्च सेंटर से या फिर किसी उद्योग कंपनी से बाहर निकल जाता है, मतलब कि वहाँ से किसी की लापरवाही की वजह से ये गुम हो जाता है, तब ये बाहर कहीं पर भी जा सकता है, क्योंकि ये एक धातु का ही बना होता है। और जब ये धातु के साथ मिल जाता है, तब ये पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये इनमें से कोबाल्ट 60 कौन सा है। और इसी तरह से अब ये कोबाल्ट 60 उस कबाड़ की दुकान में पहुंचा था। और फिर इस हादसे के 1 साल बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 6 प्रोफेसरों को पकड़ लिया था। उनके ऊपर केस लगाया गया क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी लापरवाही की थी, जिसमें से VS परमार हेड ऑफ डिपार्टमेंट, AV प्रसाद, रमेश चंद्र रस्तोगी, अशोक कुमार, रीटा कक्कड़ और रूपलाल, इनके ऊपर जीवन खतरे में डालने के लिए लापरवाही करने के आरोप लगाए गए और इनके ऊपर केस दर्ज किया गया। और अब हम दोबारा थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब ये ऑपरेशन ख़त्म हो गया था, कोबाल्ट 60 को वहाँ से बरामद कर लिया गया था, लेकिन उसको वहाँ से हटाने के बाद भी वहाँ के वातावरण में इतना ज़्यादा रेडिएशन था जिसकी वजह से वहाँ पर रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अब वहाँ पर जो वो टीम पहुँची थी, उन्होंने वहाँ पर एक ऑपरेशन और किया ताकि इस वातावरण से इस सारे के सारे रेडिएशन को हटा सकें। और ये ऑपरेशन आने वाले 10 दिन तक चलने वाला था। इस ऑपरेशन के दौरान इस टीम ने वहाँ से 100 kg स्क्रैप वहाँ से इकट्ठा किया और उसको वहाँ से हटा दिया, क्योंकि जो भी ये स्क्रैप का माल था, ये सारा का सारा रेडिएशन के चपेट में आ चुका था, जिसकी वजह से इनको यहाँ से हटाना पड़ा। और साथ में उस मार्केट के अंदर से वो सारा का सारा रोड फाड़ दिया गया, यानी कि उसको फोड़कर दोबारा से बनाया गया, क्योंकि अभी भी ये रेडिएशन हवा में घुला हुआ था। और दोबारा रोड बनाने की वजह से ये रेडिएशन थोड़ा कम हो जाता, इसलिए यहाँ पर दोबारा से रोड बनाया गया। और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सिर्फ एक व्यक्ति की मौत होती है, यानी कि राजेंद्र की, और बाकी के 6 लोग बच जाते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में 7 लोग इस कोबाल्ट 60 की चपेट में आए थे, जिसमें से 6 लोग जिंदा बच गए, लेकिन उनको आज तक भी इंजरी से जूझना पड़ रहा है। और ये सारे ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद उस टीम ने वहाँ पर एक प्रोग्राम भी किया ताकि वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको रेडिएशन के बारे में पता चल सके और आगे के लिए वो सतर्क हो सके। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सरकार को कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए था, क्योंकि ऐसी दुकानें, मतलब कि जो ये स्क्रैप मार्केट है, ऐसा इंडिया में बहुत बड़े बड़े स्क्रैप मार्केट और भी मौजूद हैं, जहाँ पर हर रोज़ टनों के हिसाब से कबाड़ इकट्ठा होता है। क्या पता ऐसा हादसा फिर दोबारा ज़िंदगी में हो जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसा हादसा हुआ नहीं है और मैं आशा करता हूँ आगे भी ना हो। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ।